वेलकम है आपका आपके और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एबल एजू हब में। मैं सचिन शर्मा पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम फिजिक्स में पढ़ रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में कब कब रहे, कैसे कैसे रहे, और कब रहे तो कब तक रहे, और क्यों नहीं, अगर बाहर निकले तो क्यों निकले, ये सब हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने यह डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं रह सकता है, क्यों अस्तित्व नहीं है इलेक्ट्रॉन का नाभिक के अंदर। तो मेनली 3 रीजन हमें पता चले। ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिनके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर अस्तित्व में नहीं रह सकता, लेकिन मेनली ये 3 रीजन हैं। पहला रीजन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिक के अंदर रहने के लिए ऊर्जा 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहनी चाहिए, जबकि उसकी ऊर्जा निकल के आती है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, तो वो नाभिक के अंदर नहीं रह सकता। उसकी ऊर्जा ज्यादा है तो वो बाहर चला जाएगा। दूसरा हमें ये पता चला डी ब्रोगली वेवलेंथ के आधार पे। डी ब्रोगली वेवलेंथ ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हम वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो वो 2r से बड़ी होती है। 2r से बड़ी होती है तो न्यूक्लियस के डायमीटर से वो बड़ी हो जाएगी। डायमीटर से बड़ी होने के कारण वो नाभिक के बाहर रहेगा, अंदर नहीं रह सकता। तीसरी स्थिति थी मैग्नेटिक मूवमेंट, कि एक ही समय पे नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन 1000 प्रोटॉन जब चक्कर लगा रहे होंगे उस समय तक एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, वो इक्विवेलेंट है उसके मैग्नेटिक मूवमेंट के। तो ये स्थितियां नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन को रहने नहीं दे रही थी। तो ऐसी कुछ स्थितियों से अब आगे बढ़ते हैं, हम क्लासिफिकेशंस देखते हैं। नाभिक का क्लासिफिकेशंस कैसा होता है, नाभिक का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का वर्गीकरण। नाभिक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। नाभिक का वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो नाभिक के वर्गीकरण को करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि नाभिक में क्या क्या होता है। क्लासिफिकेशन कैसा कैसा कर सकते हैं हम न्यूक्लियस का, तो उसके लिए न्यूक्लियस के क्लासिफिकेशन के लिए देख लेते हैं हम। देखो, नाभिक के क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कैसे कैसे नाभिक के आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले किया गया आइसोटॉप्स के आधार पर। किसके आधार पर किया गया, आइसोटॉप्स। समस्थानिकों के आधार पर। समस्थानिकों के आधार पर यह बताया गया कि नाभिकों को वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, समस्थानिकों में क्या होता है कि नाभिक में हम ये देखते थे, नाभिक को रिप्रेजेंट करते हैं जेड अक्ष ए से, ये देखा करते थे ना हम। तो जेड कैसा होगा, ए कैसा होगा, किसी भी नाभिक के लिए वो कैलकुलेट करते हैं। अब समस्थानिकों के अंदर जब जेड की देखने की बारी आई तो हमें यह पता चला कि हर नाभिक के लिए जो समस्थानिक होंगे उसके लिए जेड कैसा होता है, सेम होता है। जेड कैसा होता है, सेम। और ए कैसा होता है, ए होता है डिफरेंट। डिफरेंट ए तो अलग अलग होता है और जेड होता है सेम हर नाभिक के लिए। ये हमें पता चला। मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने ले लिया 8, एग्जांपल लिया मैंने 8O15, और दूसरा एग्जांपल लिया 8O16। जेड अक्ष ए, अक्ष क्या है, कौन सा नाभिक है, ऑक्सीजन का नाभिक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या उसमें 15 होगी।
ऐसे ही इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 16 होंगे, ये 8 होगा। तो ये दोनों ऑक्सीजन के क्या हैं, आइसोटॉप्स हैं, समस्थानिक हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें Z तो दोनों में क्या है, सेम है ना, Z दोनों में सेम है, और A दोनों में ही क्या है, डिफरेंट है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, देन वी से, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 8O15, 8O16 ऑक्सीजन के समस्थानिक होंगे, आइसोटॉप्स होंगे। अरे कह सकते हैं ना कि Z सेम होगा, A डिफरेंट होगा, 8O15 और 8O16 क्या होंगे, ऑक्सीजन के समस्थानिक होंगे। तो ऐसे न्यूक्लियाई क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब दूसरा वर्गीकरण देखते हैं। देखो पहला वर्गीकरण तो हमने बताया आइसोटॉप्स का, पहला वर्गीकरण तो आइसोटॉप्स बताया। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण हम करते हैं वो करते हैं आइसोबार, आइसोबार्स, इसे हम बोलते हैं समभारिक। भार क्या होता है इसमें, सेम होता है, समान भार होते हैं जो भी न्यूक्लियाई हम लेने वाले हैं। अब देखो जेड अक्स ए जो लिखा करते थे हम, उसमें ए जो होता था उसे परमाणु भार कहा जाता था, एटॉमिक वेट कहते थे। तो एक होगा, उसने पहले ही कह दिया भार सम है, समान भार है, समभारिक है, बार आइसोबार है। तो समान भार है, इसका मतलब ए सेम होने वाला है इस बार। तो इस बार सेम क्या होगा, इस बार सेम होगा ए, ए तो होगा इस बार सेम। क्या इस बार जेड सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। देखो ए सेम होगा तो जेड सेम हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है ये हर बार सेम होगा, और हर नाभिक के लिए ये जेड बदलेगा। तो इसका मतलब है जेड क्या होने वाला है मेरे पास, डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट। तो जेड डिफरेंट होगा, ए क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं, देखो क्या कह सकता हूं मैंने एग्जाम्पल लिया इसका। एग्जाम्पल कैसा लेंगे, मान लो मैंने ये ले लिया 7N15, और दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 8O15। अब मुझे ये बताओ, क्या दोनों का ए सेम नहीं है, क्या सेम है ये, क्या दोनों का जेड सेम है, नहीं है, दोनों का जेड सेम, जेड डिफरेंट है। क्या दोनों न्यूक्लियाई भी डिफरेंट हैं, बिल्कुल न्यूक्लियाई भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि जेड डिफरेंट होता है तो न्यूक्लियाई अपने आप ही डिफरेंट होता है। तो यहाँ से क्या होगा, जेड डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अगर जेड डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो ये बताओ, ए सेम हो जेड डिफरेंट हो, तो ऐसे न्यूक्लियाई को क्या कहते हैं, समभारिक नाभिक कहते हैं, आइसोबार न्यूक्लियाई कहते हैं। तो यहाँ से ये हमें पता चलता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल और लिया मैंने 6C13, 7N13, ये लिया। ये भी क्या होंगे, ए सेम है जेड डिफरेंट है, तो क्या होंगे, आइसोबारी होंगे। तो हम ये कह सकते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा था हमने, ठीक वैसा ही। अतः 8O15 और 8O16 ऑक्सीजन के क्या है, समस्थानिक हैं। यहाँ समस्थानिक ना होकर क्या होंगे, समभारिक होंगे। अतः 7N15, 8O15 और 6C13 एंड 7N13 समभारिक होंगे। आइसोटॉप्स होंगे, ये क्या होंगे, आइसोटॉप्स होंगे, आइसोटॉप्स होने वाले हैं। अब बात करते हैं अगले स्थिति, तीसरे
हिस्से की बात करते हैं अब। थर्ड पोर्शन की। थर्ड पोर्शन में क्या है, आइसोटोन्स होंगे, आइसोटोन्स। देखो आइसोटोन्स हम किसे कहने वाले हैं ये याद रखेंगे। आइसोटोन्स होते हैं सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक नाभिक जो होते हैं, न्यूट्रॉनिक, वो नाभिक जिनमें क्या हो, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, न्यूट्रॉन इक्विवेलेंट हो, आइसोट्रॉनिक, आइसोटोन्स या सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब कहां कहां ऐसा हो सकता है, देखो इन्होंने ये कहा है न्यूट्रॉन सेम हो, यानी न्यूट्रॉन तो क्या होंगे, सेम होंगे। न्यूट्रॉन तो होंगे सेम, लेकिन क्या ए सेम होगा, क्या जेड सेम होगा, जेड के लिए तो बताया ही नहीं, तो जेड डिफरेंट, और जेड डिफरेंट होता है और एन सेम होता है, इसका मतलब है आपका ए भी क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। यही तो स्थिति बनेगी। ऐसी स्थिति कैसे कैसे एग्जाम्पल्स में बन सकती है, क्या कोई बता सकता है क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें ऐसी स्थिति बनती हो। मान लो कोई एग्जाम्पल हम चुनते हैं जिसमें एन सेम हो, न्यूट्रॉन सेम हो, जेड और ए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मान लो मैंने चुना 6C14, क्या चुना, 6C14 चुना। क्या मैं ये चुन सकता हूं इसके अलावा 7N15, नाइट्रोजन 15, कार्बन 14, और मैंने चुन लिया एक और ऑक्सीजन 16। क्या इनमें जेड सब में डिफरेंट हैं क्या, बिल्कुल हैं, जेड डिफरेंट है ना। क्या इनमें ए सब में डिफरेंट हैं क्या, बिल्कुल है, ए भी डिफरेंट है। पहले ही पहले वाले में क्या था, वो देखो, पहले ही पहले वाले में जेड सेम था, ए डिफरेंट था। दूसरे में क्या था, दूसरे में ए सेम था, जेड डिफरेंट था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार तो दोनों ही डिफरेंट है, दोनों ही डिफरेंट है, जेड और ए। सेम क्या है, सेम है न्यूट्रॉन। तो देखो ये क्या होता है, ये ए होता है, और ए को रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन प्लस किसके इक्वल, न्यूट्रॉन के इक्वल। तो देखो प्रोटॉन तो जेड के इक्वल होता था, जेड प्रोटॉन, जेड जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल। और न्यूट्रॉन जो उदासीन होता है, प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उन दोनों का योग ए के बराबर होता है। तो अब मुझे ये बताओ कि जेड आपको दिया हुआ है सबके लिए, इसके लिए जेड 6 है, 6 है, 6 जेड, और ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 14, तो ए 14 है, जेड 6 है, तो न्यूट्रॉन 7 निकल के आएगा। तो बताओ इसके लिए न्यूट्रॉन 7 नहीं निकला क्या, इसके लिए न्यूट्रॉन निकला 7। इसके लिए न्यूट्रॉन और देख लेते हैं, इसके लिए जेड कितना है, 7 है, प्रोटॉन 7 है, ए कितना है, 15 है, तो 7 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, बताओ बताओ, अरे ये बताइएगा आप मुझे। ये 14 है, वो 15 है, देखो यहाँ 8 बचेंगे, सॉरी 14 में 6 गए, 8 बचे, ऐसे ही 15 में 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 ही बचेंगे। इसमें से बताओ, प्रोटॉन 8 है, टोटल ए है 16, ए 16 है, प्रोटॉन 8 है, 8 को इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 16 माइनस 8, 8 ही बचेगा। तो तुम मुझे ये बताओ कि सभी में न्यूट्रॉन सेम नहीं है क्या, इसमें भी न्यूट्रॉन 8 ही हैं, इसमें भी 8 ही हैं, इसमें 8 ही हैं, तो उसने यही तो कहा था न्यूट्रॉन सेम होंगे, जेड और ए डिफरेंट होंगे, इसका मतलब ये क्या है, सम न्यूट्रॉनिक हैं। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ कहते थे, हम कहते आए हैं ना, यहाँ यहाँ क्या कहा था कि ये दोनों क्या हैं, समस्थानिक हैं, ये दोनों क्या हैं, समभारिक हैं। तो ठीक इसी तरह से ये क्या होंगे, ये सम न्यूट्रॉनिक होंगे। तो ये कह सकते हैं अतः 6C14, 7N15, 8O16 सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स और आइसोन्यूट्रॉनिक।
होंगे, आइसोन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ तीसरा क्लासिफिकेशन। अब अगले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन भी वही है। अगला क्लासिफिकेशन है आपका फोर्थ नंबर, मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई। दर्पण नाभिक किसे कहेंगे? दर्पण नाभिक बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसके डेरिवेशंस 4-5 जगह आएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसा कोई भी साल नहीं है जिसमें दर्पण नाभिक से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, क्या ध्यान रखेंगे दर्पण नाभिक के अंदर? दर्पण नाभिक के अंदर हम एक चीज ध्यान रखने वाले हैं कि न्यूक्लियाई है सेम ए। ए क्या होगा? ए सेम होगा। न्यूक्लियाई में ए क्या होगा? ए सेम होगा। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक्सचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एक्सचेंज हो जाएंगे, एक दूसरे से अदला बदली कर लेंगे, और ए रहेगा क्या? सेम। ये स्थिति दर्पण नाभिक में रहने वाली है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल चूज किया, मान लो मैंने 4Be7 और 3Li7। अब मान लो ये जो नाभिक को रिप्रेजेंट करने का तरीका था वो जेड अक्ष से लिखते थे हम। तो मान लो ये जेड है पहला वाला, इसे हमने Z1 नाम दे दिया। ये पहला वाला ए है तो इसे A1 नाम दे दिया। ये जेड दूसरा वाला है तो इसे Z2 नाम दे देंगे। और ये A2 होगा। नाभिक अलग अलग हैं, इसलिए हमने एक को x लिख दिया, एक को y लिख दिया। अब देखो यहां से A1 और A2 तो सेम है ना, उसने पहले ही कह दिया कि A सेम होगा। तो A सेम होगा तो A1 और A2 की कंडीशन में तो सेम ही लिख देंगे इसे, तो कि ये तो सेम है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। Z1 अक्ष ए और Z2 YA या अक्ष ए, कुछ भी लिख सकते हैं। ये दो नाभिक होंगे इनकी स्थितियों में। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान देने वाली है, इसमें आपका Z1 और Z2 इसमें देखो, आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं। ये सेम होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्सचेंज होंगे, तथा Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1 की वैल्यू कितनी आने वाली है? 1 आने वाली है। कब कब आने वाली है? Z1 माइनस Z2 की वैल्यू 1 कब आएगी? जब when क्या हो? Z1 बड़ा हो Z2 से। और Z2 माइनस Z1 1 कब आने वाला है? जब Z2 बड़ा हो Z1 से, Z2 Z1 से बड़ा हो। तो हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल हमने लिया 4Be7 का और 3Li7 का। तो देखो इसके लिए Z1 कितना है? Z1 है 4, और ये Z2 कितना है इसका? 3। तो बताओ Z1 माइनस Z1 माइनस Z2 1 नहीं हो जाएगा क्या? 4 माइनस 3 1। कब होगा? जब Z1 बड़ा होगा Z2 से। Z1 बड़ा ही तो है Z2 से। तो यहां से हमने ये कंडीशन लिख ली। तो ये इतनी चीजें याद रहनी चाहिए आपको। ए सेम होना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्सचेंज होने चाहिए, और Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब यहां से एक चीज और देखना। अब Z1 Z2 का मान पता चल गया हमें।
ए सेम है दोनों का, Z1 Z2 डिफरेंट है, वो कैसे होंगे ये बता दिया कि अगर Z1 बड़ा होगा तो Z1 माइनस Z2 1 होगा, और Z2 बड़ा होगा तो Z2 माइनस Z1 1 होगा। ये इक्विवेलेंट होने चाहिए। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं क्या, वो देखो। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन तो 4 हैं, इसमें प्रोटॉन 3 है, इसमें न्यूट्रॉन 3 है और प्रोटॉन 4 है। तो देखो एक्सचेंज हो रहे हैं क्या। इस वाले केस के लिए प्रोटॉन तो हैं 4, इस वाले केस के लिए प्रोटॉन है 3, और इसके लिए न्यूट्रॉन कितने हैं, इसके लिए न्यूट्रॉन है 3, और इसके लिए न्यूट्रॉन कितने हैं, इसके लिए न्यूट्रॉन है 4, 7 में से 3 गए, 4 न्यूट्रॉन बचे। तो मुझे ये बताओ एक्सचेंज नहीं हो गई क्या, जो इसका प्रोटॉन था वो इसका न्यूट्रॉन बन गया, और जो इसका प्रोटॉन था वो इसका न्यूट्रॉन बन गया, एक्सचेंज नहीं हो गए। तो तीनों चीजें फिल हो गई, ए सेम भी हो गया, जेड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्सचेंज भी हो गए, और Z1 माइनस Z2 1 या Z2 माइनस Z1 1 होगा इफ Z1 ग्रेटर देन Z2 और Z2 ग्रेटर देन Z1। ये तीनों कंडीशन अगर ये फिल हो रही हैं तो हम ये कह सकते हैं, फिर हम क्या कह सकते हैं, फिर हम ये कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, 4Be7 व 3Li7 3Li7 दर्पण नाभिक होंगे, मिरर न्यूक्लियाई होंगे। ये प्रूव हो गया। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है न्यूक्लियस का, नाभिक के। इसी तरह के क्लासिफिकेशंस और भी किए गए हैं। एक क्लासिफिकेशन आइसोमर का भी किया गया, समावयवता का भी। लेकिन समावयवता में होता क्या है कि केवल एनर्जी लेवल से ट्रांसफर होते हैं, उसमें हम ए को सेम मानते हैं, जेड को सेम मानते हैं, बस न्यूक्लियर स्टेट उनकी डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अब बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के आगे के हिस्से की। तब तक के लिए थैंक यू।